भारत जो है एक विविधताओं से भरा पूरा देश है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं और सबकी संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। सामाजिक पहचान जो होती है वो क्या होती है, किसी व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जैसे कि वो किस जाति का है, उस धर्म का है, किस भाषा से है, किस क्षेत्रीयता से है। भारत ने क्या किया कि धर्म और संस्कृति के आधार पर राज्यों को नहीं बांटा, बल्कि क्या किया, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म और संस्कृति को मानने वाले थे, लेकिन जिस क्षेत्र में वो लोग रह रहे थे उस क्षेत्र में भाषा तो एक ही होती थी। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया कि एक भाषा के आधार पर, यानी जिस क्षेत्र में जो लोग जो भाषाएं बोल रहे थे उसके आधार पर ही क्या किया गया, राज्यों का जो है वो पुनर्गठन कर दिया गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 सोशियोलॉजी की। चैप्टर नंबर 4 है आपका सांस्कृतिक विविधता और चुनौतियां। इससे पहले के 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लें, जो क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप नाम से है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, साथ ही आप हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। जो भी आपके क्वेश्चन है आप एकलव्य स्टडी पॉइंट जो हमारा यूजर नेम है वहां पे जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। साथ ही आप हमारी जो वेबसाइट है eklavyastudypoint.com ये जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप पीडीएफ नोट्स भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सांस्कृतिक विविधता और असमानताएं। तो देखिए, विविधता में एकता भारत की पहचान रही है। आप लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि भारत जो है एक विविधताओं से भरा पूरा देश है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं और सबकी संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, विविधता में एकता का प्रतीक। विविधता केवल असमानताओं का नाम नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई कि असमानता जो है हमारे यहाँ विविधता को दर्शाती है, ये हमारी संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है ना, और इसकी एक रंग बिरंगी तस्वीर प्रस्तुत करती है। यानी हमारे देश की जो विविधताएं हैं वो हमारे देश की एक रंग बिरंगी तस्वीर जो है वो प्रस्तुत करती हैं। यह वह भूमि है जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैलियां आपस में मिलकर एक अद्वितीय भारत का निर्माण करती हैं। यानी जो भारत की में अलग अलग भाषाएं दिखेंगी, आपको परंपराएं दिखेंगी, जीवन शैलियां दिखाई देंगी। ये सारी क्या बनाती है, भारत को अद्भुत बनाती है, यानी और देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। यह विविधता ही हमारी शक्ति, हमारी आत्मा और हमारा गौरव है। तो ये जो विविधताएं हैं भारत देश के अंदर, ये क्या है, ये हमारी शक्ति है। इन्होंने क्या करा हुआ है, सबको एक साथ बांधे हुआ है। हमारी आत्मा जो है, यानी हमारे भारतवर्ष में जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी भाषा है, जो भी हमारी जीवन शैली है, इसके अंदर हमारी आत्मा बसती है। ठीक है, और यही हमारे देश का क्या है, गौरव है। ठीक है, देश विदेश में जो हमारे देश को पहचान मिली है, इन्हीं के कारण मिली है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है पूरे विश्व के अंदर। सामुदायिक पहचान का महत्व। सामुदायिक पहचान क्या होती है? तो देखिए, पहचान क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हम एक जो समुदाय होता है उस समुदाय के आधार पर एक व्यक्ति को जाना जाता है। ठीक है, लेकिन सामुदायिक पहचान आखिर जरूरी क्यों हो जाती है? तो समुदाय से ही आपकी पहचान होती है, तो इसलिए पहचान के लिए समुदाय का होना भी जरूरी होता है। मैं कौन हूं, दूसरे मुझसे कैसे देखते हैं, यानी मैं कौन हूं, दूसरे मुझे कैसे देखते हैं। हर इंसान के जीवन में सवाल जरूर होता है कि आप अगर समाज में रह रहे हैं तो आप ये तो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर मैं हूं कौन, समाज में मेरी क्या पहचान है, लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। हर इंसान के जीवन में ये सवाल जरूर होता है। हमारी पहचान से ही हमें अपनी जगह, उद्देश्य और दिशा मिलती है। तो एक व्यक्ति जो है, जब उसकी पहचान होती है तो उसके पहचान के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, अपनी जगह को तलाशता है कि भाई मेरी समाज में क्या जगह है, मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे समाज में क्या करना है, और क्या मेरी दिशा, यानी मुझे अपने को किस दिशा में लेकर जाना है। तो ये सब क्या होती है, एक व्यक्ति की पहचान से जुड़ी होती है। ठीक है ना, और व्यक्ति को पहचान कहाँ से मिलती है, वो समुदायों से मिलती है। पहचान कैसे बनती है? पहचान आपकी परिवार, समाज, भाषा और संस्कृति हमारे जीवन की नींव है। यानी एक व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है, उसके परिवार को देख के पता लगाया जाता है कि भाई वो किस क्षेत्र से आता है, का परिवार कहाँ रहता है, वो परिवार करता क्या है, तो उससे उसको समाज में क्या मिलती है, जगह मिलती है।
समाज का पता लगता है कि भाई उसका जो समाज है वो कहाँ से है। उसकी भाषा के आधार पर उसकी क्षेत्रता का पता लगता है कि भाई वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। उसकी संस्कृति उसे बताती है कि भाई वो कौन से धर्म को, कौन से वर्ग को, कौन सी जाति को फॉलो करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं समाज में किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हुई होती हैं। इन्हीं से मिलती है हमें हमारी पहचान और सोच। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से हमारी पहचान और सोच जो है वो हमें मिलती है। यह प्रक्रिया सामाजिकरण है कहलाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। यानी व्यक्ति जो है समाज से जुड़ा हुआ है। और समाज जो होता है कहाँ मौजूद होता है, समाज जो होता है हमारे चारों तरफ मौजूद होता है और हम उस समाज का एक हिस्सा होते हैं। क्या है सामुदायिक पहचान, और जब हम सामुदायिक पहचान की बात करते हैं तो यह एक प्रदत्त पहचान है, होती है, यानी जो हमें जन्म से मिलती है। तो सामाजिक पहचान जो होती है वो क्या होती है, किसी व्यक्ति को जन्म से मिलती है। जैसे कि वो किस जाति का है, उस धर्म का है, किस भाषा से है, किस क्षेत्रता से है। तो व्यक्ति की जो सामुदायिक पहचान होती है वो उसके जन्म पर आधारित होती है। इसके लिए कोई परीक्षा या योग्यता नहीं चाहिए होती है, फिर भी यह हमें गर्व, अपनापन और सुरक्षा देती है। तो इसके लिए भाई कोई परीक्षा या योग्यता की तो जरूरत होती नहीं है। किसी व्यक्ति ने जिस समाज में जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, तो वो क्या होता है उसी जाति, धर्म, भाषा और उस क्षेत्रता का हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कि इसमें योग्यता की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है उसे जन्म प्रदत्त होती है। ठीक है ना, जन्म के साथ ये चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं अगर वो एक समाज में रह रहा है, और उसे उसके ऊपर क्या होता है, गर्व होता है। ठीक है, और अपनापन महसूस होता है, जो उसे क्या करता है, सुरक्षा देता है समाज में। भावनात्मक जुड़ाव होता है। लोग अपने समुदाय से गहराई से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। आपने देखा ही होगा कि हम लोग जो है अपने समुदाय से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। किसी के खुश होने पर खुश होते हैं, किसी के दुखी होने पर हमें भी क्या होता है, दुख होता है। यह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि अगर कोई इस पहचान को चुनौती दे तो लोग आक्रोश या हिंसा तक कर देते हैं। तो आपने समाज में ये भी देखा होगा, एक धर्म या एक जाति के विशेष के जो लोग होते हैं वो अपने समुदाय को इतना ज्यादा, अपने समुदाय से जुड़ाव महसूस करते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो ये लोग आपस में क्या होते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। ठीक है ना, बात जो होती है वो झगड़े और लड़ाई तक आ जाती है। जब पहचान बनती है तो विवाद का कारण है। यानी अगर आपकी पहचान है और आप एक समाज में हैं और समाज में बहुत सारे लोग जो है अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो इस समय क्या होता है, सामाजिक पहचान को लेकर कई बार विवाद भी होते हैं। जब दो समुदाय टकराते हैं, जैसे धर्म, जाति या देश, तो दोनों अपने को सच्चा और दूसरे को गलत मानते हैं। तो ये विचारधारा होती है कि भाई जो हमारी विचारधारा है वो सही है, जो हम कह रहे हैं वो गलत है, तुम्हारी जो सोच है वो गलत है, तुम्हारी विचारधारा गलत है। तो इससे क्या होता है, आपस में एक दूसरे से टकराव उत्पन्न होता है। दोनों पक्ष सोचते हैं ईश्वर हमारे साथ है। ठीक है, तो सबका ये मानना है कि भाई हम सही है, हमारे ईश्वर ने जो बोला है वो सही है। वो अपने ईश्वर की अलग डेफिनेशन देते हैं या अपने धर्म की अलग डेफिनेशन देते हैं, जिससे क्या होता है, वाद विवाद बढ़ता है और टकराव होता है। और इसीलिए सांप्रदायिक झगड़े सुलझाना आसान नहीं हो पाता। तो ये बड़ी समस्या होती है। अगर धर्म को लेकर लड़ाई हो गई और संप्रदाय को लेकर लड़ाई हो जाती है तो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे समाज की एक समस्याएं हैं। राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है। राज्य क्या है, राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है जो प्रभुत्व संपन्न सरकार द्वारा संचालित होता है और बाहरी नियंत्रण, जो नियंत्रण होता है उससे मुक्त होता है। तो जब हम क्षेत्र यानी राज्य की बात करते हैं तो राज्य का मतलब होता है उस देश की एक सरकार होगी, वो अपने लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करेगी, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होगा। ठीक है, उस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण उस सरकार का होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। ठीक है ना, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। वहीं जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय है जो राजनीतिक व्यवस्था में स्वेच्छा से एकता बनाए रखने का प्रयास करता है और नैतिक भावनाओं के शक्तिशाली सूत्रों से बंधा होता है। तो जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है ना, एक बड़े समुदाय की बात होती है। यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो एकता बनाए रखने के प्रयास से बनाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ नैतिक भावनाएं होती हैं। ठीक है ना, इससे जो होते हैं वहां के, यानी उस समुदाय कह लें या उस क्षेत्र के लोग जो हैं वो जुड़े होते हैं, जिसमें आत्मीयता होती है कि भाई कि ये हमारा देश है और ये हमारी पहचान है और हम इसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज होती है वो क्या होती है, एक राष्ट्र। यानी राष्ट्र जो होता है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, राज्य जो होता है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है।
राष्ट्र राज्य कैसे बनता है? तो देखिए, यह एक आधुनिक राज्य का प्रकार है जिसमें एक सरकार और एक सीमित क्षेत्र पर संप्रभु शक्ति होती है। इसमें वहां रहने वाले लोग नागरिक कहलाते हैं। तो राष्ट्र राज्य का मतलब क्या है? अगर हम आधुनिक राष्ट्र राज्य की बात करें तो यहां पर क्या होती है, एक सरकार होती है, ठीक है ना, और उस सरकार के अंदर क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है, और उस सीमित जो भी वो सीमित क्षेत्र होता है, पूरी संप्रभुता जो होती है उस सरकार की होती है, और वो सरकार जो वहां पे लोग रह रहे होते हैं उनके लिए कार्य करती है, और वो जो लोग होते हैं वो उस सरकार के नागरिक होते हैं, और जो क्षेत्र उनके अंदर आता है वो क्षेत्र जो होता है वो राष्ट्र राज्य होता है। यानी एक राष्ट्र राज्य का मतलब है कि वहां पर कुछ लोग होंगे, ठीक है, जो वहां के नागरिक होंगे उस क्षेत्र में, और वहां पर एक संप्रभु शक्तिशाली सरकार होगी जो उस क्षेत्र को चला रही होगी, और बहुत सारे लोग जो होंगे उनसे जुड़े होंगे, उनके जो भी नियम होंगे, जो भी कायदे होंगे, जो भी कानून होंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है ना, बाहरी दबाव नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से वो लोग काम करेंगे। तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्र राज्य कहा जाता है। राष्ट्र की विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए, एक राष्ट्र की विशेषता है साझा संस्कृति। एक राष्ट्र में लोग साझे धर्म, भाषा, इतिहास, परंपरा आदि से जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी उन लोगों का क्या होगा, धर्म एक ही होगा, भाषा एक होगी, इतिहास एक जैसा होगा, और उनकी परंपराएं भी एक जैसे होती हैं। सामान्य तत्व, राष्ट्र के लोग समान धर्म, भाषा, जाति, इतिहास साझा करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या कहना है भाई कि हमारा जो है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा विश्वास है वो क्या है, वो पूरे उस क्षेत्र का है। तो हम लोग एक ही संस्कृति और एक ही भाषा और एक ही इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या हैं, एक हैं, और हमारे ऊपर अगर कोई बाहरी दबाव आएगा तो हम लोग इससे एक साथ मिलकर इसका सामना करेंगे, ठीक है। तो ये लोग साझा करते हैं, बताते हैं कि भाई कि हम कैसे एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय पहचान होती है आत्म समालोचन और एकीकृत करने की क्षमता से राष्ट्रीय पहचान बनती है, ठीक है। यानी हम लोग इसमें क्या होता है, लोग एकीकृत होते हैं और समझते हैं कि भाई हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी विचारधाराएं मिलती हैं, आत्म रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक राष्ट्रीय पहचान है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय पहचान का दर्जा प्राप्त करती है कि भाई हम लोग क्या है, एकीकृत हैं, एक साथ है, हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। संपूर्ण शक्ति होती है ये, राज्य के पास कानूनी संप्रभुता होती है। इसका मतलब है कि राज्य का निर्णय सर्वोच्च होता है। तो राज्य के पास क्या होती है, एक कानूनी संप्रभुता होती है, कुछ कायदे कानून के साथ ये सरकार चलती है जिसको हर किसी को मानना होता है, और जो राज्य, जो सरकारें कहती हैं उसी के आधार पर जो है वो क्षेत्र या वो राज्य जो है या वो राष्ट्र राज्य है वो काम करता है, ठीक है। और राष्ट्र राज्य की जो सरकारें होती हैं वो लोगों के लिए काम करती हैं। राष्ट्र राज्य के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, एक प्रभावशाली समूह होता है, प्रमुख समूह के आधार पर एक समान न्याय प्रणाली और प्रशासन लागू किया जाता है, ठीक है ना। तो न्याय प्रणाली एक जैसी रहेगी, सभी नागरिकों के लिए समान प्रशासन व्यवस्था रहेगी, सबके लिए समान। समान भाषा, एक आम भाषा को प्रशासन और शिक्षा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे धर्म हो गया, त्योहार हो गया, पहनावा हो गया आदि। तो आपको पता है कि भाई एक देश की जो संस्कृति होती है उसको क्या करते हैं, लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और समय समय पर अपने त्योहारों के द्वारा, अपने पहनावों के द्वारा, ठीक है, इन सब चीजों को क्या करते हैं, दिखाते भी हैं, प्रकट भी करते हैं, ठीक है ना, अपने धर्म के प्रति ये सब चीजें जो है वो लोग रखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, झंडा, गान, प्रतीक चिन्ह आदि एकजुटता का प्रतीक होता है। तो एक देश के अंदर वहां के लोगों को एकत्रित करने के लिए एक झंडा बनाया जाता है जो उनकी पहचान से जुड़ा होता है, उनकी राष्ट्र की पहचान से जुड़ा होता है। एक गान होता है, एक राष्ट्रीय गान होता है उनका, ठीक है, जिस जो लोगों को क्या करता है, एकत्रित करता है, उस देश के गौरव और इतिहास को बताता है, ठीक है ना। एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसको सब क्या करते हैं, उस देश का, उस राष्ट्र का क्या होता है, प्रतीक चिन्ह मानते हैं, और जिसको संजोते हैं और उसको किससे जोड़कर देखते हैं, एकता के साथ, ठीक है, कि ये हमारी पहचान है और हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। असहमति का दमन, कभी कभी अल्पसंख्यकों की संस्कृति या पहचान को दबाया भी जाता है। यानी जब एक राष्ट्र राज्य की बात उभर कर आती है तो उसमें कुछ अल्पसंख्यक होते हैं जो उन विचारधाराओं से या उस धर्म से या उस संस्कृति से मेल नहीं खाते, लेकिन उनको भी उस संस्कृति में ढालने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो कई बार कहा जाता है भाई उनके साथ क्या होता है, उनकी पहचान को दबाया भी जाता है। भूमि पर नियंत्रण, राष्ट्र राज्य का जंगल, जल, खनिज आदि पर अधिकार होता है। तो जो राष्ट्र राज्य है वो सारा नियंत्रण रखता है, जितने भी संसाधन है देश के अंदर वो सब पर नियंत्रण रखता है, और उन संसाधनों का इस्तेमाल सबके लिए करता है, अपने देश के नागरिकों के लिए करता है। जहां जरूरत होती है उन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा, राज्य, राष्ट्र राज्य के द्वारा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांस्कृतिक विविधता और भारत राष्ट्र राज्य के रूप में। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर तो बहुत सारी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ठीक है। तो भारत किस तरह से राष्ट्र राज्य बना, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भाई एक जो राष्ट्र होता है उसकी एक साझी क्या होती है, धर्म होता है या कह सकते हैं भाषा होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर तो बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा और बोलियां हैं। तो भारत कैसे एक राष्ट्र राज्य के रूप में काम कर रहा है? तो भारत विविधताओं का देश है। भारत सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व का सबसे विविध देश है। जनसंख्या की बात करें तो भारत की 121 करोड़ है, दुनिया में लगभग दूसरा स्थान कहा जाता है। अगर हम प्रेजेंट डाटा ले तो कम से कम भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। और ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है भारत कुछ समय में, या कह सकते हैं कि भाई चाइना से आगे भी निकल गया है। जल्द ही पहले स्थान पर आने की संभावना है। भाषाई विविधता, भारत में लगभग 1632 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसमें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर आधिकारिक मान्यता भी दी गई है, ठीक है। तो भारत में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। भाषा के आधार पर देख रहे हैं आप, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे लोग भी बहुत सारे रहते हैं, भाषाएं भी बहुत सारी बोली जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की जो विविधता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद भी भारत एक राष्ट्र राज्य और एक लोकतांत्रिक देश के रूप में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। धार्मिक विविधता की बात करते हैं तो देखिए, धार्मिक विविधता की बात करें तो भारत में हिंदू 80% है लगभग, ज्यादातर। मुस्लिम जो है 13.4%। भारत दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ठीक है। अगर देखिए भारत में सिर्फ 13.4% अगर कहा जाए मुस्लिम है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुसलमान है वो भारत में आते हैं दूसरे नंबर पर। ईसाई हमारे यहाँ 2.3% है। सिख हमारे पास 1.7% हमारे देश में। बौद्ध जो है 0.7 और जैन जो है 0.4%। यानी भारत में भाषा के साथ साथ धार्मिक विविधताएं भी आपको देखने को मिलेगी। इन छोटे प्रतिशतों के बावजूद जनसंख्या के आधार पर इतना समुदाय की संख्या काफी बड़ी है। तो बेशक अगर हम देखें यहाँ पर हमें इनका परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि भारत के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो इनकी भी अच्छी खासी आपको तादाद दिख जाएगी, इन धर्मों की भी। संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्म, भाषा आदि पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया गया है। तो भारत को कहा था भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भाई पूरी तरह से यहाँ से हमने क्या किया है, जो धर्म और भाषा को निष्कासित कर दिया है। क्योंकि भारत में विविधताएं हैं, बहुत सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें तो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, कुछ समस्याएं हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत जो है एक शांतिप्रिय देश रहा है हमेशा से, और भारत ने धर्मनिरपेक्षता का हमेशा से पालन किया है। बल्कि इन संस्कृतियों की पहचान को मान्यता दी गई है। तो भारत में ये नहीं है कि भाई कि और भी जो भाषा और धर्म के लोग हैं उनको क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, ऐसा नहीं है। सबको अपनी मान्यता दी गई है। हर कोई अपनी बोली, भाषा, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। सबको उनकी संस्कृति की पहचान को मान्यता दी गई है। अल्पसंख्यकों को मजबूत संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसनीय है। यानी भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने देश में अल्पसंख्यकों को भी वही राइट देता है जो बहुसंख्यक है, ठीक है। इसलिए भारत की अगर बात करी जाए तो भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत दिखाई पड़ता है पूरे विश्व के अंदर। भारत की नीति ना आत्मसकरण है और ना एकीकरण है। तो भारत ने कभी भी आत्मसत्करणवादी नीति नहीं अपनाई है कि भाई कि एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही जाति को क्या दिया जाए, महत्व दिया जाए जो बहुसंख्यक है, ऐसा नहीं है। भारत ने क्या किया है, एकीकरण की बात करी है, सबको एक साथ ले चलने की बात कही गई है भारत में। हालांकि कुछ वर्गों की हिंदू बहुसंख्यक संस्कृतवादी राष्ट्र की पहचान बनाने की मांग रही है। तो बहुत हमने ये भी देखा भाई, बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा रहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि भारत जो है वो हिंदू बहुराष्ट्र देश है, तो भारत में हिंदू संस्कृति को ही फॉलो करा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मांग हमेशा से उठती रही है, लेकिन ऐसा हमें भारत में देखने को मिलता नहीं है। भारत एकीकरणवादी नीति से भी पूरी तरह नहीं चलता है। तो एकीकरणवादी नीति भी नहीं है कि भाई कि एक ही व्यवस्था के आधार पर सब कुछ चल रहा है, सबको दिया गया है, मान्यता दी गई है भाई, और हर कोई जो है अपने देश के अंदर अपनी संस्कृति, भाषा और जो भी अपनी परंपराएं हैं, बोली, उनको क्या कर सकता है, बोल सकता है या उनको उनका पालन कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, संविधान में सबको समान दर्जा दिया गया है। समस्या क्या है, भारत में कानून और सिद्धांतों की कमी नहीं है, लेकिन उनके क्रियान्वयन में कमजोरी दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो भारत में सबके लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इतना बड़ा देश है, कहीं ना कुछ कानून व्यवस्था में कमी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है एक
विविधताओं से भरा हुआ देश है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में शांति अमन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। सांस्कृतिक विविधता और भारत में क्षेत्रवाद। ठीक है, तो क्षेत्रवाद भी एक बड़ी समस्या रहा है देश के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर। भारत में क्षेत्रवाद भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता से पैदा होता है। क्षेत्रीय पहचान, भौगोलिक एकता और वंचना की भावना इसे बढ़ावा देती है। भारतीय संघवाद इन भावनाओं को संतुलित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संघवाद की बात कही गई है और साथ में कहा गया है कि भाई भारत में बहुत सारी विविधता है। विविधता आपने समझ ही लिया है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और धर्म के अल्पसंख्यक हमारे यहाँ हैं। ठीक है ना, और अगर देखिए तो जनजातीय लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, अनुसूचित जनजाति लोग हैं। तो इन सब लोगों की क्या है, अपनी अपनी पहचान है। ठीक है ना, भौगोलिक पहचान जो है वो अलग अलग है। किसी क्षेत्र में कोई विशेष भाषा या धर्म को फॉलो किया जा रहा है तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिर भी भारत ने क्या किया है कि भारत की जो एकता है, भारत ने जो संघीय व्यवस्था अपनाई है, उससे यहाँ पर हर क्षेत्र को क्या दिया गई है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, सबको समानता दी गई है, जिससे भारत के अंदर जो भी विविधता है या जो भी क्षेत्रवाद है, अगर कोई एक क्षेत्रवाद को लेकर कोई विशेष मांग करता है और लगता है भाई वो जायज है, तो इस तरह से उस क्षेत्र को स्वायत्त भी करा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे राज्यों का निर्माण भाषा या उनकी संस्कृति के आधार पर कर दिया गया। जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, या उत्तराखंड हो गया, तो इनकी विशेष धार्मिक और संस्कृति रही, जिसके आधार पर इनको क्या किया गया, अलग किया गया। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था को अपनाया, जिसमें बड़े बड़े प्रांतों, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, का अस्तित्व था। जैसे मद्रास हो गया, बंबई, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, जो बहुत जातीय और बहुभाषीय प्रांतीय राज्य थे। ठीक है, तो भारत ने भी क्या किया भाई, जो बड़े बड़े राज्य थे जहां पे उस धर्म और संस्कृति को फॉलो किया था, तो उसके आधार पर ही राज्यों का बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, जैसे बंबई राज्य की बात करते हैं, मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी बोलने वाले लोग। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंसी थी। वैसे मद्रास राज्य में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोग। ठीक है, तो इन सब जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्र में बहुभाषी क्षेत्र थे, तो इनको क्या किया गया, अलग अलग राज्यों में बाद में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि इनकी भाषाई पहचान जो है और इनकी संस्कृति जो है वो बनी रहे। ठीक है, भाषाई और जनजातीय पहचान का प्रभाव। स्वतंत्रता के बाद भारत को लोक आंदोलनों के कारण निर्जातीय भाषाई राज्यों के रूप में पुनर्गठित किया गया। धर्म नहीं बल्कि भाषा और जनजातीय पहचानों ने भारतीय राष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय पहचान बनाने में सशक्त भूमिका अदा की। तो भारत ने क्या किया कि भाई भारत के अंदर जो है बहुत सारे धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन भारत ने क्या किया कि धर्म और संस्कृति के आधार पर राज्यों को नहीं बांटा, बल्कि क्या किया, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म और संस्कृति को मानने वाले थे, लेकिन जिस क्षेत्र में वो लोग रह रहे थे उस क्षेत्र में भाषा तो एक ही होती थी। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया कि एक भाषा के आधार पर, यानी जिस क्षेत्र में जो लोग जो भाषाएं बोल रहे थे उसके आधार पर ही क्या किया गया, राज्यों का जो है वो पुनर्गठन कर दिया गया। ठीक है, तो इससे जो समस्याएं थी वो काफी हद तक सुलझाई गई, ताकि भाई एक भाषा के लोग जो होते हैं वो एक जैसे रहेंगे, बेशक से अपनी संस्कृति और जो उनकी संस्कृति है, उनका धर्म बेशक से अलग है, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम धर्म और जाति के आधार पर अगर क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, तो समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं भाई एक क्षेत्र में जो है सेम जाति या सेम धर्म के लोग रह रहे हो, ठीक है, अलग अलग रहते, तो उससे समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती। इसलिए भारत ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, ताकि भाई सबको जो है अपनी संस्कृति और पहचान के साथ जो है जीने का मौका मिले। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उत्तरांचल हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों के निर्माण में भाषा का काम, लेकिन जनजातीय पहचान, वंचन और परिस्थितियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ऐसे ये जो राज्य हैं, तो इन राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ या इन राज्यों को जब बनाया गया, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज थी वो क्या ध्यान में रखी गई, एक तो भाषा को रखा गया और दूसरा इनकी जनजातीय पहचान को। ठीक है, इनको क्या है सुरक्षित रखने के लिए अलग से राज्यों को बनाया गया था। भारतीय संघीय ढांचा, अगर हम भारतीय संघीय ढांचे की बात करते हैं तो भारत में आपको पता है 28 राज्य और 8 संघ राज्य हैं जो संघीय इकाइयां हैं।
राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। तो आपको पता है भाई, भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि संविधान के आधार पर उनको उनकी शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। तो भारत क्या है, एक भारत में जो है संविधान चलता है, और संविधान के आधार पर क्या किया गया कि दोनों, यानी अगर केंद्र और राज्य सरकारें बनाई गई और केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, ताकि दोनों अपना स्वतंत्र रूप से प्रशासन चला सकें और कोई समस्याएं ना आए। तो दो सूचियां बनाई गई इसके लिए, एक समवर्ती सूची, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं, और दूसरा वित्तीय आयोग, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारा तय कराता है, ठीक है। तो कुछ समस्याएं थी संविधान के अंदर, जिसमें देखा गया कि भाई सारी की सारी पावर अगर केंद्र सरकार को दे दी जाएगी तो केंद्र सरकार हर चीज पर नियंत्रण रखेगी और राज्यों को उनका मुनासिब जो हक है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए दो आयोग बनाए गए, एक समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य करें, और दूसरा वित्त आयोग, केंद्र और राज्यों के बीच जो भी राजस्व का बंटवारा होगा ये आयोग करेगा, ठीक है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं हम, तो केवल क्षेत्रीय भावनाओं को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए एक संस्थागत ढांचा होना आवश्यक है जो यह सुनिश्चित कर सके कि एक राज्य एक बड़े संघीय ढांचे के भीतर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर सके। तो सबसे बड़ी बात यह कि भाई राज्य का ऐसा निर्माण किया जाए कि उस क्षेत्र के जो भी प्रशासनिक इकाइयां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, बाहरी कोई दबाव ना हो, वो अपने लोगों के लिए जो भी फैसले लेने हैं वो आसानी से ले सके और उनकी भलाई के लिए काम कर सके। इसीलिए आपको पता है कि भारत के अंदर जो है एक केंद्रीय सरकार, पूरे भारत में केंद्र सरकार होती है, ठीक है ना। और उसके बाद हर राज्य के अंदर क्या होती है, एक राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है। और उन राज्य सरकार के अंदर जिला परिषद होता है और स्थानीय शासन होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, सरकारों को चलाया जाता है, और सरकारें जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, ठीक है ना। किसी एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर जो होता है वो प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ की सरकारें हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो भारत के अंदर राज्य निर्माण की प्रक्रिया में इस पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। तो भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई थी, और इसमें यह कहा गया था भाई क्षेत्रीय जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोगों की जो इकाइयां हैं वहां पर जो काम होगा वहां के लोग करेंगे, जो बड़े क्षेत्र हैं उनको बड़े स्तर पर जो विधानसभाएं हैं वो करेंगी राज्य स्तर पर, और उसके बाद अगर केंद्र जो है वो क्या करेगा, सबको देखेगा। तो इस तरह से राज्यों का निर्माण किया गया। धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचान, धार्मिक समुदाय और धर्म आधारित पहचानों के मुद्दे सांस्कृतिक विविधता में सबसे अधिक विवादास्पद रहे हैं। इन मुद्दों को दो मुख्य समूहों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो विविधताओं से भरा देश है, अलग धर्म और जाति के लोग हैं, तो हमेशा समस्याएं कुछ ना कुछ आई जाती हैं, और उन समस्याओं में दो समस्याएं आपको सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगी। पहली जो है धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, दूसरी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता क्या है, तो देखिए यह मुद्दा राज्य के धर्म और उन राजनीतिक समूहों के साथ संबंधों पर आधारित है जो धर्म को अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं। तो जो धर्म को अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं तो उस समय जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता से यह सवाल उठता है कि राज्य किस प्रकार धर्म को एक सामाजिक भूमिका निभाने का अवसर देता है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है भाई समाज में सबकी भूमिका समान हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब एक समान होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, धर्म जो को महत्व ना देके समाज को महत्व देता है, सबको समानता देता है, तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। लेकिन वहीं जब सांप्रदायिकता की बात आती है तो सांप्रदायिकता में समुदायों के बीच धार्मिक आधार पर विभाजन और तनाव हो जाता है। तो यहाँ पर किसी एक धर्म को महत्व दिया जाता है और दूसरे धर्म को उससे अलग करके उसकी निंदा करी जाती है या तनाव उत्पन्न किया जाता है, जिससे क्या होता है, एक सांप्रदायिकता का माहौल बढ़ता है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं एक देश के अंदर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्षता है तो समाज बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वहीं अगर सांप्रदायिकता देखने को मिलती है तो समाज में बंटवारा और अहिंसा और बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा आता है आपका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। यह मुद्दा राज्य द्वारा विभिन्न धार्मिक, निर्जातीय और अन्य समुदायों के साथ संबंधों को लेकर जिनकी संख्या और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति असमान होती है। तो जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र के अंदर जिनकी संख्या ज्यादा है, जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरों को
दूसरों का शोषण कर सकते हैं, उससे क्या हो सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, ये किसका काम होता है, इन सब चीजों को संभालना सरकारों का होता है। उस देश की जो सरकार होती है, राज्य सरकारें होती हैं, उनका काम होता है, ताकि भाई शांति का माहौल बना रहे और कोई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न ना हो उस क्षेत्र के अंदर। अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनके संरक्षण के मुद्दे राष्ट्र निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब हमारा राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, या भारत में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई जा रही थी, तो जब संविधान बना उसी समय हमारे देश के अंदर जो भी अल्पसंख्यक थे उनके अधिकारों को पहले से ही संविधान में दर्जा दे दिया गया, और जिसमें इन लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी या इनको भी साथ में ले चलने की जिम्मेदारी किसकी रही, सरकार की रही, जो अच्छे से निभाई जा रही है। और आज भी चीज आपको देखने को मिल जाएगी भारतीय समाज के अंदर। भारतीय राष्ट्रवाद और समावेशी दृष्टि, अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद और समावेशी दृष्टि। तो अल्पसंख्यक हमारे यहाँ हैं, और कहा जाता है भाई अल्पसंख्यकों को जो है विशेष अधिकार देने चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या कम है। ठीक है, उनको भी सामाजिक दर्जे में शामिल करने के लिए तो उनको भी कुछ अधिकार चाहिए होते हैं। तो उनके हक के लिए भी बहुत सारे लोगों ने बात करी, स्वतंत्रता के समय भी बात करी गई, जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था उस समय भी, जब संविधान बनाया गया उस समय भी, तो ये सब चीजें होती रही। तो भारतीय राष्ट्रवाद में समावेशी और लोकतांत्रात्मक दृष्टिकोण की विशेषता रही है, जहां विविधता और बहुलता को स्वीकार किया गया है। तो भारतीय जब राष्ट्रवाद की आती है, और जब भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आप देखते हैं, तो यहाँ पर सबको समान रखा गया है, एक दृष्टिकोण में रखा गया है, सबको अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबको समानता दी गई है। ठीक है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने अपरजनात्मक राष्ट्रवाद की आलोचना की थी। तो उन्होंने कहा था भाई अपरजनात्मक नहीं होना चाहिए, किसी एक धर्म या जाति विशेष को दूसरे धर्म या जाति विशेष से अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होने पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, अपनेपन की भावना नहीं होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये बात उस समय जो हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, आपसी एकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सारी बातें रखी थी। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या होता है भाई, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। तो भारत के राष्ट्रवाद में हमेशा से ये बात रखी गई है, और सबको साथ ले चलने की बात रखी गई है। संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार, संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ताकि सभी धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को स्वतंत्रता और सुरक्षा मिल सके। तो सबके लिए हमारे संविधान में दर्जा दिया गया है भाई कि सबको क्या होगा, समान अधिकार मिलेगा, सबकी संस्कृति, धर्म और भाषा की जो है वो रक्षा की जाएगी, सब की जो भी अपनी संस्कृति परंपराएं सब लोग क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह स्पष्ट किया था कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भारत के लिए आवश्यक है। तो जो भीमराव अंबेडकर थे, जब संविधान लिख रहे थे या संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय भी ये बात रखी गई थी कि भाई अगर भारत में जो है सभी को समान अधिकार देने हैं, तो धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता जो है वो महत्वपूर्ण है, तभी भारत जो होगा एक सच्चा लोकतंत्र बन सकता है। अल्पसंख्यकों को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो अल्पसंख्यक शब्द का समाज शास्त्र में गहरा अर्थ है, यह संख्यात्मक कमी से पूरे सामूहिकता और एकजुटता को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो ये संख्यात्मकता की बात नहीं करता कि भाई संख्या के तौर पर कोई ज्यादा है या कोई कम है, बात करी जाती है कि भाई सामूहिकता और एकजुटता, यानी कौन एक साथ इकट्ठा है और एकजुट होकर रह रहा है। ठीक है, संख्या में ज्यादा होना कम होना बात नहीं है, बल्कि सामूहिकता और एकजुटता को दर्शाता है कि भाई लोग एक साथ किस मत पर हैं और किस तरह से एक चीज को वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और किस तरह से एक ही बात को बार बार वो रखी जा रही है। तो उसे क्या कहा जाता है, सामूहिकता, यानी एक साथ आना, ठीक है, और एकजुट रहना। तो उसे क्या कहा गया है, क्या कहा गया, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक शब्द का जो समाजशास्त्र में क्या अर्थ है, उसका अर्थ है सामूहिकता और एकजुटता। ठीक है, ये याद रखना है आपको। धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे पारसी और सिख आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है और इनके जो अधिकार हैं या इनकी संस्कृति है, तो इनको क्या करना पड़ेगा भाई, विशेष सुरक्षा देनी पड़ सकती है। क्यों, क्योंकि कई बार टकराव होता है और एक संस्कृति के लोग जो है वो दूसरे संस्कृति के लोगों को
देखना नहीं चाहते हैं, तो उस टकराव के कारण क्या हो जाता है, कई बार हिंसक कार्रवाई हो जाती है, हिंसक झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समस्याओं को सुलझाने के लिए इनको विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा माना गया है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक अधिकार। भारत में भाषा, धर्म या संस्कृति को किसी समुदाय पर जबरदस्ती से थोपना राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है। ठीक है, यानी किसी के ऊपर धर्म और संस्कृति को थोपने का मतलब क्या है कि जो दूसरे समुदाय के लोग होंगे वो नाराज होंगे, और उससे क्या हो सकती है, हमारी जो एकता है वो कमजोर हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका में सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान न करना राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर परिणाम लेकर आया है। तो आपने देखा होगा भाई, श्रीलंका में समस्याएं हैं, बांग्लादेश की तो आप हालिया समस्याएं देख सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं भाई, अपने जो लोग हैं उन लोगों में जो है भेदभाव करते हैं। जैसे अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में क्या हुआ था भाई, जो वहां पे तमिल लोग रहते हैं और जो सिंघली लोग रहते हैं उनमें क्या हुआ, अधिकारों को लेकर लड़ाई हुई, उनको सम्मान नहीं दिया गया, तो उससे काफी दिनों तक श्रीलंका आपको देखने को मिला होगा गृह युद्ध की चपेट में भी रहा। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए एक देश में, दूसरे देश में या तीसरे देश में अगर आप किसी भी देश में देख रहे हैं, तो जो समस्याओं का मेन कारण होता है वो क्या होता है, किसी एक समुदाय का दूसरे समुदाय की संस्कृति को जो है नजरअंदाज करना, और उससे क्या होता है, उस देश के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति बनती है। ठीक है, तो इसलिए हर संस्कृति का सम्मान जो है भारतीय में हर भारत के अंदर हर एक संस्कृति को सम्मान दिया गया है, और सबके अधिकारों की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए संविधान में उनको विशेष दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र राज्य। सांप्रदायिकता अभी हमने समझा था, तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद जो अपने समूह को श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, तो क्या बताना है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या हो गया, एक धार्मिक पहचान के आधार पर वो व्यक्ति क्या कहेगा भाई कि वो आक्रामक हो जाएगा कि भाई मेरी जो धर्म, मेरा जो संस्कृति है वही क्या है, श्रेष्ठ है, और दूसरे को निम्न, और दूसरे को क्या समझेगा, वो निम्न, अवैध या विरोधी समझता है। यह एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा होती है जो धर्म से जुड़ी होती है, लेकिन व्यक्तिगत विश्वास और सांप्रदायिकता में कोई जरूरी संबंध नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा। भाई राजनीतिक रोड पे लोग सक्षम होने के लिए, यानी वो लोग सोचते हैं कि भाई सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि एक धर्म या एक धर्म विशेष के तौर पर क्या करते हैं, अपने को प्रबल दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, और दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं उनको नीचा समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, जिससे क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है और कई बार संघर्ष का कारण भी बनता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर राजनीतिक पहचान बनाती है जो दूसरों से विरोध करती है। यह दावा करती है कि धार्मिक पहचान ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनकी विचारधारा क्या है कि धार्मिक पहचान सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, जाति या राजनीतिक विश्वास कुछ भी हो, धर्म ही सबसे ऊपर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सांप्रदायिकता का सबसे मेन कारण क्या है, धर्म को श्रेष्ठ समझ लेना। ठीक है, बाकी चीजों को छोड़कर सिर्फ धर्म पर ही टिके रहना और धर्म के आधार पर पहचान को अपने विकसित करना और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को नीचा दिखाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, सांप्रदायिकता के अंदर आती हैं। भारत में सांप्रदायिकता इतिहास में हमेशा तनाव और हिंसा का कारण रही है, विशेषकर औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश नीति के कारण। ठीक है, तो ये जो भारत के अंदर सांप्रदायिकता जो हमेशा से रही है, आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि भाई हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली जाए, जिससे क्या हो, ब्रिटिश को फायदा हो। तो इस वजह से भी भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता और तनाव आपको देखने को मिलता है, और आज भी बहुत जगह ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिससे धर्म और राज्य की शक्तियां अलग अलग होती हैं, यानी धर्म जो है वो अपने हिसाब से काम करेगा और राज्य की शक्तियां जो हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगी। धर्म राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं देगा और राज्य जो होगा वो धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं देते हैं। पश्चिमी संदर्भ में इसका मतलब चर्च और राज्य की पृथकता है, जिससे धर्म को व्यक्तिगत और स्वैच्छिक विश्वास माना जाता है, यानी धर्म आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, स्वेच्छा है, आप जो चाहे धर्म अपना सकते हैं, उस पर बाहरी कोई रोक टोक नहीं होगी। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के प्रति समान आदर और धर्म का राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना। तो भारत के अंदर भाई सभी धर्म भारत के अंदर समान है और उसका कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा भाई कि कोई भी राज्य या कोई भी सरकारें वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, और कोई भी जो धार्मिक संस्थान है वो राज्य की गतिविधियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे राज्य को समस्याएं आ जाए, ऐसा कोई काम वो नहीं करेंगे।
धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता और यह सभी धर्मों के त्योहारों पर छुट्टी घोषित करता है। ठीक है, तो ये किसी एक धर्म पर विश्वास नहीं होता और सभी धर्म समान होते हैं और सभी धर्म की जो भी अगर कहा जाए जो भी उनकी परंपराएं रीति रिवाज उनको फॉलो किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। जो फैसिलिटी जो दी जाती हैं एक धर्म के लोगों को दी जाती हैं वही दूसरे धर्म को लोगों को भी दी जाती हैं। जैसे अगर मान ले छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां भी जो हैं अगर मान लीजिए हिंदू त्यौहार है तो हिंदू त्यौहार की छुट्टी मिलेगी, मुस्लिम है उनके त्यौहार की भी आप लोग देखेंगे छुट्टी होगी, ईसाइयों का जो त्यौहार होता है उसमें भी छुट्टी होती है, सिखों का जो होता है उसमें भी छुट्टी दी जाती है। तो इस तरह से क्या है भारत के अंदर आप देखेंगे तो सभी धर्म समान है। ठीक है, सभी को धर्मों को समान माना गया और सबके सभी धर्म की जो है वो इज्जत करी जाती है और संविधान में सभी धर्मों को समानता भी दी गई है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विवाद। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अल्पसंख्यकों को संरक्षण और बहुसंख्यकों के मूल्य के बीच तनाव उत्पन्न होता है। तो आपको पता है भाई धर्मनिरपेक्षता जो सिद्धांत है भारत का कि भाई सब एक साथ रहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है भाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाता है ताकि भाई बहुसंख्यक जो है उन पर हावी ना हो जाए। तो इस वजह से भी कई बार आपको तनाव देखने को मिलता है कई क्षेत्रों में। विरोधी ये तर्क करते हैं कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया जा रहा है जबकि समर्थक इसे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा मानते हैं ताकि धर्म के आधार पर भेदभाव को रोका जा सके। तो भाई कभी भी अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर सरकारें ज्यादा ध्यान देती हैं तो उसे क्या कहा जाता है भाई अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, यानी उनको अलग से क्या करा जा रहा है, अलग से ट्रीटमेंट की जा रही है उनके लिए। ठीक है ना, अलग से उनके लिए बहुत सारी काम किए जा रहे हैं। तो ये भी कई बार इल्जाम लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भारत के अंदर भाई संविधान में ये सब चीजें दी गई हैं तो उनकी रक्षा के लिए भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उनकी रक्षा के लिए कई बार जो भेदभाव हो जाते हैं उनको रोकना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि ये भी कई बार आरोप लगता है ना भाई अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं भारत के अंदर बनी रहेंगी क्योंकि जहां पर भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक रहेंगे, अलग धर्म और जाति के लोग रहेंगे तो थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने को वहां पर मिली जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य होता है राष्ट्र का, राज्य का, सरकारों का कि वो क्या करें, इनको सही से हैंडल करें। राज्य और नागरिक समाज। राज्य की भूमिका क्या होती है? राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है जो एक राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधताओं का प्रबंधन करती है कि भाई सभी सांस्कृतिक विविधताओं को क्या करेगी, वो एक साथ लेकर चलेगी, कोई समस्या ना आए देश के अंदर, राज्य के अंदर। हालांकि राज्य स्वयं को राष्ट्र का प्रतिनिधि मानता है, वह कभी कभी स्वतंत्र स्थिति भी अपना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है भाई, राज्य जो होती है एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है, जो राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधताओं का प्रबंधन करती है कि भाई एक राज्य है, एक राष्ट्र है, तो बहुत सारे राज्यों से मिलकर ही तो राष्ट्र बन रहा है। भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं और उन राज्यों को मिलाकर भारत एक राष्ट्र राज्य बनता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमें क्या करना, हर राज्य का सम्मान करना पड़ता है, किसको, जो हमारा राष्ट्र यानी जो हमारी जो हमारा केंद्र सरकार है वो सभी राज्यों की क्या करती है, एक समान रखती है, इक्वलिटी देती है, सबको समान समझती है। ठीक है, और उनकी स्वतंत्रता की भी क्या करती है, इज्जत करती है। ठीक है, यानी उनकी स्वतंत्रता का भी ख्याल रखा जाता है कि भाई वो अपने स्वतंत्र रूप से जो भी अपने राज्य में कर रहे हैं, जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निभाएं। यदि राज्य के विभिन्न अंग जैसे विधानमंडल, अधिकार तंत्र, न्यायपालिका और सशस्त्र सेनाएं लोगों से पृथक हो जाएं तो यह सत्तावादी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो सबके लिए बनाई जाती हैं, लोगों के भलाई के लिए बनाई जाती हैं, उनके काम उनके लिए काम करें इसलिए बनाई जाती है। अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाए, ठीक है, अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसके लिए क्या सजा दी जाए। तो ये सारे जो होते हैं लोगों से जुड़े हुए होते हैं। अगर लोगों से इनको पृथक कर दिया जाएगा तो क्या होगा, फिर तो ये लोग क्या होंगे, सत्तावादी हो जाएंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, जनता के लिए कुछ काम ही नहीं किया जाएगा। तो ये भी समस्याएं कई बार हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इन समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जाता है कि भाई एक केंद्रीय सरकार होती है जो इन सब पे क्या करती है, नियंत्रण रखती है। और भारतीय संविधान में इस तरह से सबको शक्तियां भी दी गई हैं कि एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जा सके, कोई सत्तावादी ना हो जाए। सत्तावादी राज्य में लोकतंत्र के विपरीत लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है और सत्ताधारी समूह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। ठीक है, अगर मान लीजिए लोकतांत्रिक सरकार है तो वो सबके लिए काम करेगी, लेकिन जब लोकतांत्रिक सरकार ना होकर एक सत्तावादी सरकार हो जाए तो वो क्या करेगी, वो तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकती है भाई, क्योंकि उसके पास सारी पावर है, उसे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसे जो करना है वो करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, लोगों की जो है लोगों की आवाजों को भी दबाया जाएगा और लोगों के प्रति उनकी क्या होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो सत्तावादी होंगे, हो सकते एक तरह से निरंकुश हो जाए, और जब निरंकुश हो जाएंगे तो वहां के जो लोग होंगे वो कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वहां पे सत्ता परिवर्तन भी नहीं हो सकता, सत्ता परिवर्तन तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। तो इसलिए जो सत्तावादी चीज होती है, यानी जो सत्ताधारी समूह है,
ठीक है, वो क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसलिए सरकार क्या करती है भाई, उस पर नियंत्रण रखती है कि भाई राज्य जो है सत्तावादी ना हो जाए। यानी केंद्र जो होती है वो क्या करती है, राज्यों पर नियंत्रण रखती है और उनके अधिकारों को जो है उनके अधिकार के आधार पर ही काम करने के लिए कभी जरूरत पड़ती है तो हस्तक्षेप भी करती है। सत्तावादी राज्य में नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता आदि अक्सर सीमित या समाप्त हो जाती है। अगर सत्तावादी राज्य है, निरंकुश राज्य है, तो वो क्या होगा, अपने लोगों को अधिकार थोड़ा ना देगा और वो स्वतंत्रता थोड़ा ना देगा और राजनीतिक क्रियाकलाप भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी सत्ता हट सकती है। तो इसीलिए कभी भी जो राज्य की भूमिका होती है वो क्या होती है, एक लोकतांत्रिक भूमिका होती है, तभी वो राज्य जो होता है वो ढंग से काम करता है। अगर वो सत्तावादी हो जाएगा तो वहां पर समस्याएं आएंगी, लोगों के लिए काम नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा, माहौल खराब होगा, ठीक है ना, तनाव उत्पन्न होगा, संघर्ष होंगे, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तो ये समस्याएं बनी रहेंगी वहां पर। नागरिक समाज का महत्व क्या है? नागरिक समाज वह क्षेत्र है जो राज्य और बाजार के बाहर स्थित होते हैं। तो नागरिक समाज क्या है, जो ना तो राज्य की बात करता है और ना बाजार की बात करता है। यह स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं और समूहों का एक संगठित क्षेत्र है जो अपने सामूहिक हितों की रक्षा करने के लिए राज्य पर दबाव डालने का प्रयास करता है। तो नागरिक समाज का मतलब क्या है भाई, लोग क्या हैं, समाज में जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं। और वो समाज, वो नागरिक जो होते हैं उस समाज में वो लोग क्या करते हैं, वो तो ना तो भाई किसी संगठन से जुड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो स्वैच्छिक संगठनों के साथ काम करते हैं, उनकी अपनी अलग संस्थाएं होती हैं, ठीक है, या एक समूह में काम करते हैं और सामूहिक हितों की रक्षा की बात करते हैं, ठीक है। और राज्य पर हमेशा ये दबाव डालते रहते हैं कि भाई वो अपने जो भी काम है उन कामों को ढंग से करें, ठीक है। तो ये लोग नागरिक समाज का मतलब क्या है कि वे जो राज्य और बाजार से बाहर स्थित होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। वो संगठित हो सकते हैं संगठन के रूप में, संस्थाओं के रूप में या समूह के रूप में। इसमें राजनीतिक दल, मीडिया, मजदूर संघ, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन और न्याय सामूहिक तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। तो नागरिक समाज में कौन सी चीज आ जाएंगी, कोई भी राजनीतिक दल आ जाएगा, ठीक है, मीडिया आ जाएगी, मजदूर संघ आ जाएंगे, गैर सरकारी बहुत सारी एनजीओ वगैरह संस्थाएं होती हैं जो लोगों के लिए काम करती है, बहुत सारे धार्मिक संगठन होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सामूहिक तत्व जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये सारे क्या बनाते हैं, एक नागरिक समाज बनाते हैं, ठीक है। और नागरिक समाज का काम क्या करना होता है, इसका काम होता है कि राज्यों को वो ढंग से काम करें, ठीक है ना, लोगों की भलाई के लिए काम करें। तो ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए आवाजें उठाते हैं। नागरिक समाज के संगठनों का मुख्य उद्देश्य राज्य की नीतियों पर निगरानी रखना और न्यायपूर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित कराना होता है, ठीक है। तो नागरिक समाज के संगठनों का महत्वपूर्ण काम क्या है कि भाई वो राज्यों पर निगरानी रखते हैं, सरकारों पर निगरानी रखते हैं कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ढंग से काम नहीं हो रहा है, कोई समस्या है, तो ये लोग क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, ठीक है, उनकी जवाबदेही तय करते हैं, एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका होना भी समाज के अंदर जरूरी है। तो नागरिक समाज का अपना विशेष महत्व है। नागरिक समाज के संगठन विभिन्न आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे भूमि अधिकारों के लिए जनजातीय संघर्ष, इन्होंने काफी किया है। नगरीय शासन का हस्तांतरण, ठीक है, तो नगरीय जो शासन है उसको हस्तांतरित कर दिया गया है, ठीक है, कि नगरों के लिए अलग प्रशासन होगा, उनके नगरों में जो आपने देखा होगा नगर पालिका वगैरह वही काम करती हैं ताकि वो वहां के लोगों के लिए ढंग से काम कर सके। स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के खिलाफ अभियान चलाना इनका काम है। बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए लोग काम करते हैं। मछुआरों का संघर्ष हो गया, गंदी बस्तियों को हटाना, आवासीय अधिकारों के लिए अभियान। तो ये सारे जो काम है, महत्वपूर्ण काम है जो नागरिक समाज में संगठन करते हैं लोगों की भलाई के लिए। इन संगठनों का उद्देश्य राज्य को जवाबदेह बनाना और सुनिश्चित करना है कि राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो ये संगठन क्या करते हैं भाई, राज्य को जवाबदेह बनाते हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करना राज्य का काम होता है, ठीक है ना। और उनके जो भी कर्तव्य हैं वो उनको समय समय पर याद दिलाते हैं और कर्तव्यों को पालन करने के लिए बाधित करते हैं कि भाई ये आपका कर्तव्य, एक सरकार के रूप में आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा। तो समय समय पर ये जो संगठन होते हैं राज्यों को क्या करते हैं, आईना दिखाते हैं कि भाई आपने ये वादा किया था, या आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये करना है। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती है नागरिक समाज संगठन से। सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई एक्ट 2005 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आता है। यह कानून भारतीय संसद द्वारा 2005 में पास किया गया था। इसका उद्देश्य है कि हर भारतीय नागरिक को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिले।
जम्मू कश्मीर को छोड़कर कोई भी नागरिक किसी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है, 30 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक होता है। तो आरटीआई एक्ट ये था कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके काम अच्छे से नहीं हो पाते थे और उनको पता भी नहीं होता था भाई आखिर काम ये हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं होती थी। इसीलिए आरटीआई एक्ट 2005 को पास किया गया और इसका मेन उद्देश्य यही था कि कोई भी जो काम हो रहा है सरकारी विभागों में उनकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके कि भाई उनका काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो आरटीआई एक्ट इसीलिए पास किया गया था। तो इसमें यह तय किया गया कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी आरटीआई एक्ट के तहत उनसे कोई जानकारी मांगता है तो 30 दिन के अंदर वो जानकारी उस व्यक्ति को आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कानून बनाया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लाभ क्या हुए, तो देखिए सूचना मांगने का अधिकार, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी जानकारी के लिए आवेदन कर सकता है। सरकारी योजनाओं की जानकारी, लोग यह जान सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन सी योजनाएं चल रही हैं। दस्तावेजों की प्रतिलिपि पाने का अधिकार, सरकारी दस्तावेज की कॉपी प्राप्त की जा सकती है इसके अंदर। रिकॉर्ड और फाइलें जांचना, सरकारी फाइलें और रिकॉर्डों को देखा जा सकता है इसके अंदर। सरकारी कार्य का प्रमाण देखना, कार्यों का सबूत जैसे माप नमूने आदि देख सकते हैं कि भाई इन्होंने जो काम किया है वो सही माप नमूने के आधार पर किया गया है कि नहीं किया गया, ये सब चीजों जानकारी आपको मिल सकती है। विभिन्न माध्यमों से जानकारी, सूचना पेन ड्राइव, वीडियो, ऑडियो, ईमेल आदि में भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारे विशेष प्रावधान किए गए ताकि लोग जो है वो जागरूक हो सके और सरकारी विभाग जो है जो काम नहीं करते, आनाकानी करते हैं, उनको क्या जवाबदेह होना पड़े, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल ढंग से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।